हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नॉलेज रेस। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का ये लेक्चर 5 है और इस लेक्चर में आज हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलीमर्स। तो पॉलीमर्स का नाम आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में देखेंगे कि पॉलीमर्स आखिरकार होते क्या हैं और इनका हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। तो अगर हम लोग बात करें पॉलीमर्स की, तो पॉलीमर अगर आज की लाइफ में देखा जाए तो ये हमारी ज़िंदगी का एक अटूट हिस्सा बन चुके हैं। तो इन्हीं को आज हम लोग इस वीडियो में काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस के भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। साथ ही मैंने बायोलॉजी का जो सिलेबस है जेके एसएसबी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के लिए, उसको मैंने कंप्लीट कर दिया हुआ है। अगर उसके वीडियो आप लोगों ने नहीं देखे हुए हैं तो प्लीज़ आप लोग आई बटन या फिर आप लोग प्लेलिस्ट में जाके जो है उनको देख सकते हैं। साथ ही मैंने फिजिक्स की भी सीरीज स्टार्ट की हुई है और उसके भी वीडियोस मैं जल्दी अपलोड करूंगा, तो उसका भी आप लोग बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो देखो, सबसे पहले देखेंगे हम लोग पॉलीमर्स होते क्या हैं। देखो, पॉलीमर जो है वो बेसिकली दो वर्ड से मिला करके बना हुआ है, पॉली एंड मर। अब पॉली का मीनिंग आप लोग जानते ही होंगे, मैनी होता है, और मर होता है पार्ट, मतलब कोई एक ऐसी चीज़ जो बहुत सारे पार्ट्स को मिला करके बनी हुई हो, उसको हम लोग पॉलीमर कहते हैं। तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या है। पॉलीमर इज ए लार्ज मॉलिक्यूल विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी स्मॉल सब यूनिट्स। जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होगा और वो छोटे छोटे यूनिट्स को मिला करके बनाया गया होगा, ठीक है ना। जैसे अगर हम लोग आपके घर की एक दीवार की बात करें, जिसके अंदर क्या है, छोटे छोटे यूनिट्स लगे होते हैं, जो हमारी ब्रिक होती है, ठीक है ना। ईंट जो है वो एक एज एक छोटा यूनिट एक्ट करती है। अगर उनको हम लोग एक पैटर्न में लगाते रहेंगे तो हमारे पास एक बड़ी वॉल बन जाएगी, ठीक। अगर दूसरी एग्जांपल की बात करें, जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या होता है, बहुत सारे सेल्स होते हैं। वो छोटे छोटे सेल्स जो है वो कंप्लीटली पूरी बॉडी को बनाते हैं, यानी कि इनको भी एज ए हम लोग पॉलीमर कह सकते हैं। अब देखो, हमारी जो लाइफ है वो बिना पॉलीमर्स जो है आज के टाइम में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जितने भी आसपास हम लोग चीज़ें देख रहे हैं, अगर आपके घर की मैं बात करूं या अपने घर की बात करूं, तो उसके अंदर मोस्ट ऑफ द जो चीज़ें हमारे घर में पड़ी होंगी वो पॉलीमर्स होंगी। और उनमें से काफ़ी सारी चीज़ें जो है हम लोग जानते भी हैं कि वो पॉलीमर्स हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनको हम लोग जानते हैं, नहीं जानते कि वो पॉलीमर्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो देखो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे आपके बॉडी के अंदर एक डीएनए होता है, आप लोगों ने सुना होगा, जो जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, वो भी एक प्रकार का क्या है, नेचुरली अकरिंग बायोपॉलीमर है वो, ठीक है। उसके साथ साथ पॉलीप्रोपाइलीन या फिर पॉलीप्रोपीन जिसको हम लोग कहते हैं, उसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। और इसको हम लोग कैसे जानते हैं, एज ए प्लास्टिक। या फिर आप लोगों ने पीवीसी के बारे में सुना होगा, पॉलीथीन के बारे में सुना होगा। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमारे पॉलीमर्स होते हैं। तो इन्हीं के बारे में हम लोग काफ़ी अच्छे से आगे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो, साथ ही हमारे पास जो पॉलीमर्स आते हैं मेनली टू टाइप के आते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको देके रखी हुई हैं। जैसे ये देखो, आपके पास ये एक प्लास्टिक का बैग है, ठीक है ना, जिसको आप लोग पॉलीइथीन बोलते हो या पॉलीथीन बोलते हो। उसके बाद बकेट है, बॉटल्स हैं, रोप्स हैं, उसके बाद ये डीएनए है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, दो टाइप के पॉलीमर्स हैं। एक तो है हमारे पास नेचुरल पॉलीमर्स, ठीक है। उसके बाद है दूसरे सिंथेटिक पॉलीमर्स। ये जो हमारा डीएनए होता है ये बेसिकली है हमारा नेचुरल पॉलीमर। और ये जितने भी आर्टिकल्स मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं जो आपके घर में मोस्टली पाए जाते हैं, ये है हमारे सिंथेटिक पॉलीमर्स, ठीक है गाइस। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर्स क्या है, कि हमारा जो पॉलीमर जो एक बना हुआ है बेसिकली उसके अंदर होता क्या है। तो इसके अंदर देखो, क्या जितने भी हमारे आसपास जो जितने भी पॉलीमर्स हम लोग देखते हैं वो मेनली बने होते हैं हमारे हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन की बैकबोन होती है। अब हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोकार्बन भी दो वर्ड से मिला करके बना हुआ है, एक तो है हाइड्रो और दूसरा है कार्बन। मतलब कोई एक ऐसा केमिकल कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन को मिला करके बनता है, उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो जितने भी हमारे पॉलीमर्स होते हैं उनके अंदर मेनली क्या होता है, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है, एक बात। और दूसरी बात ये कि जब हाइड्रोकार्बन से एक बहुत लॉन्ग चेन जो है उनकी बनेगी, ठीक है ना, यानी कि बहुत सारे कार्बन और हाइड्रोजन आपस में जुड़ के एक बहुत बड़ी लंबी चेन बना लेंगे, तो उसी चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन बैकबोन। जैसे हमारे पास एग्जांपल के लिए यहाँ पे बहुत सारे जो है पॉलीमर्स आ जाते हैं, जैसे पॉलीप्रोपाइलीन है, पॉलीइथीन है, पॉलीस्टाइरीन है। इनके मैं सभी के आपको स्ट्रक्चर भी बताऊंगा, आगे बीच बीच में बताता जाऊंगा। तो ये सारे के सारे क्या हैं, हाइड्रोकार्बन की बैकबोन होती है इनके अंदर। जैसे कि अगर आप लोगों को मैं यहाँ दिखाऊं, तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं ये एक ऑर्गेनिक पॉलीमर है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो इसके अंदर आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत सारे जो हैं हमारे पास क्या जुड़े हुए हैं, यहाँ पे कार्बन जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। उसके साथ साथ यहाँ पे एच भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है।
ठीक। उसके बाद यहाँ पे दूसरे टाइप के भी हैं, इनको हम फर्दर देखते हैं। अब उसके बाद देखो कुछ ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जिनके अंदर क्या है, कार्बन के अलावा कोई और दूसरा एलिमेंट होगा। ये यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि कार्बन के अलावा कोई और दूसरा एलिमेंट भी होगा बैकबोन के अंदर। तो ऐसे भी जो हमारे पास पॉलीमर होते हैं जिनके अंदर हमारी एग्जांपल आती है नायलॉन की, ठीक है, नायलॉन जिसको आप लोग बोलते हैं, इसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन होता है बैकबोन के अंदर। ठीक। अब देखो अगर हम लोग देखें कि हमारा पॉलीमर जो है किस तरीके से वो बना हुआ है, उसके अंदर कौन सा हमारा एलिमेंट है, उसके बेस के ऊपर हमारे जो है दो टाइप के पॉलीमर आते हैं। एक होते हैं ऑर्गेनिक पॉलीमर्स और दूसरे होते हैं इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स। अब ऑर्गेनिक पॉलीमर्स कौन से होंगे, जो सिर्फ और सिर्फ किससे बने होंगे, कार्बन की बैकबोन से बने होंगे। यानी कि उनके अंदर मेनली क्या होगा, हमारे पास कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, उसके साथ कोई एक आध जो है दूसरा एलिमेंट हो सकता है। उसके बाद होते हैं दूसरे इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स। अब ये ऐसे होंगे जो कार्बन को छोड़ करके दूसरे जो एलिमेंट्स हमारे पास बचते हैं, ठीक है ना, कार्बन के अलावा बहुत सारे हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, उनसे मिला करके जो बनेंगे उनको इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स बोला जाएगा। यहाँ पे आपको एग्जांपल दिख रही होगी इनऑर्गेनिक पॉलीमर की, जिसके अंदर आप लोग देख रहे हैं नाइट्रोजन है और सल्फर है, ये आपस में जुड़ के एक लॉन्ग यूनिट जो है वो बना रही है, और इसको हम बोलेंगे इनऑर्गेनिक पॉलीमर, क्योंकि ये कार्बन से नहीं बन रहा है। जो कार्बन से बनेगा उसको हम लोग कहेंगे ऑर्गेनिक पॉलीमर, ठीक है। उसके साथ है यहाँ पे मैंने जो पीछे आपको बताए हैं नेचुरल और सिंथेटिक, वो भी यहाँ पे आपको बताया। जितने भी ये बॉटल्स हैं, ठीक है ना, आप लोग देख रहे हैं प्लास्टिक का मटेरियल, ये सारा का सारा कैसा होता है, सिंथेटिक होता है। उसके बाद नेचुरल की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका डीएनए है, तो डीएनए मैंने पीछे बताया। उसके बाद आपकी प्रोटीन्स वगैरह जैसे आ जाती हैं, वो भी सारी की सारी कैसी होती हैं, हमारे पास नेचुरल पॉलीमर्स की कैटेगरी में आती हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्लासिफिकेशन देखेंगे। अब देखो मैं क्लासिफिकेशन इसकी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में आपको यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो यहाँ पे मैं आपको मेनली दो टाइप की क्लासिफिकेशन बताने वाला हूँ। एक तो है पहला क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी, यानी कि ये हमारा जो पॉलीमर है वो आ कहाँ से रहा है ना, जनरेट यानी कि प्रोड्यूस कहाँ से हो रहा है, तो उसके बेस के ऊपर है। तो पहली है हमारे पास सोर्स की अवेलेबिलिटी के ऊपर। तो पहला है, इसमें आता है हमारे पास नेचुरल पॉलीमर, फिर है सिंथेटिक, और थर्ड है हमारे पास सेमी सिंथेटिक। नेचुरल तो आप लोग सभी जानते हैं कि जो नेचुरल सोर्सेज से पैदा होगा, यानी कि प्लांट, एनिमल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कहीं से भी जो मिलेगा उसको नेचुरल पॉलीमर बोला जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है प्लांट या फिर एनिमल के सोर्सेज से मिलने वाला जो पॉलीमर होगा उसको नेचुरल पॉलीमर बोलेंगे। और इसके अंदर एग्जांपल हमारे पास आ जाती है प्रोटीन की, डीएनए, स्टार्च, सेल्यूलोज या फिर रबर, ठीक है ना, नेचुरल रबर, उसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, रबर का ट्री होता है वहाँ से वो निकलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। स्टार्च भी आप लोग जानते होंगे, सेल्यूलोज, ठीक है ना, स्टार्च जो है प्लांट्स के अंदर होता है, सेल्यूलोज भी, डीएनए जो है वो प्लांट्स और एनिमल दोनों के अंदर होता है, प्रोटीन्स भी ये दोनों के अंदर होती हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड एज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स या फिर बायोपॉलीमर्स। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, 3-4 पॉलीमर्स के नाम दिए होंगे और उसमें से पूछा गया होगा कि इनमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल या फिर बायोपॉलीमर है, ठीक है। तो आपको वहाँ पे पहचानना है कि अगर इनमें से प्रोटीन्स, डीएनए, स्टार्च या फिर सेल्यूलोज या फिर रबर, ठीक है, इनमें से अगर कोई भी वहाँ पे लिखा हुआ है तो आपने इसी को करेक्ट करना है वहाँ पे, क्योंकि ये सारे के सारे कैसे हैं, बायोडिग्रेडेबल हैं। और बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स कैसे होते हैं, ऐसे पॉलीमर्स जिनको बैक्टीरिया डीकम्पोज कर देता है, यानी कि विद टाइम जो है उनको वो ख़त्म कर देगा, ठीक है। तो हमारे पास एक और यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी हुई है जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर की है, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट, CO बीटा हाइड्रोक्सी वेल्वरेट। तो ये भी एक ऐसा पॉलीमर है जिसको बैक्टीरिया जो है विद टाइम फिनिश कर देता है, यानी कि उसको डिकम्पोज कर देता है। तो गाइज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसको जो है आप लोग प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास सेमी सिंथेटिक। अब देखो सेमी सिंथेटिक नाम ही बता रहा है, सिंथेटिक होंगे लेकिन कंप्लीटली नहीं, थोड़े, यानी कि ये ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जो हमारे नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं ना, जब उनकी हम लोग थोड़ी केमिकली मॉडिफिकेशन करते हैं, मतलब पॉलीमर हमारा नेचुरल ही होगा लेकिन उसमें कोई हम लोग कुछ केमिकल्स जो है उसके अंदर ऐड कर देंगे, तो उससे जो है हमारा सेमी सिंथेटिक पॉलीमर बन जाता है। तो जिसके अंदर देखो, अब सेल्यूलोज आप लोग जानते हैं कैसा होता है, नेचुरल होता है ना हमारा, उसके बाद इसके साथ हमने नाइट्रेट जोड़ दिया है तो ये कैसा बन गया, सेमी सिंथेटिक। ऐसे ही सेल्यूलोज एसीटेट, तो ये भी कैसा है, हमारा सेमी सिंथेटिक है। तो प्लीज़ एग्जाम्पल्स को याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है सिंथेटिक रबर, सॉरी पॉलीमर्स। तो ये होते हैं मैन मेड, क्योंकि सिंथेटिक तो मैन ही बनाएगा उनको। और इसमें जो है कॉमन एग्जांपल हमारे पास आती है प्लास्टिक की, तो जो आप लोगों ने सुनी है और जिसको आप लोग बहुत ज़्यादा यूज़ भी करते हो, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ यूज़ होती है,
हमारे घरों के अंदर, इंडस्ट्रीज़ के अंदर, या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स को पैकेज वगैरह करने के लिए, ठीक है ना। तो इसके अंदर एग्जांपल आती है, बहुत सारी हमारे पास ऐसे यूजेस हैं जिनको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि सिंथेटिक रबर जो है वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, या पॉलीमर्स, सॉरी। तो देखो इसके अंदर क्या है, हमारे पास नॉयलन है, नॉयलन 66 है, पॉली ईथर्स है, इसके अलावा बहुत सारी पीवीसी है हमारे पास, ठीक है ना, पॉलीस्टायरीन है, नियोप्रीन है, टेफ्लॉन है, ऑर्लॉन है, बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे पास आती हैं, तो उनको देखेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास एक और क्लासिफिकेशन आती है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस, यानी कि एक जो पॉलीमर है हमारा, उसके अंदर फोर्स किस टाइप की है, कि जो उसके अंदर यूनिट्स हैं छोटे छोटे, वो आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, किस फोर्स के द्वारा जुड़े हुए हैं, उसके बेस के ऊपर हमारे पास फर्दर ये 4 टाइप के आते हैं, ठीक है। फर्स्ट है हमारे पास इलास्टोमर्स। अब नाम ही बता रहा है कि इलास्टोमर्स है। तो इलास्टोमर्स के अंदर क्या होगा कि ये वीक वंडर वॉल फोर्सेस होती है हमारी, इसको हम लोग केमिस्ट्री के अंदर ही पढ़ते हैं, अलग अलग टाइप की फोर्सेस होती हैं। जैसे आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में अगर आप लोगों ने सुना होगा, ऐसे ही वीक वंडरवाल फोर्सेस होती हैं, या फिर और भी बहुत सारी होती हैं, डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं। तो उनके ऊपर नहीं जाना, लेकिन आप लोगों ने इसी को ध्यान में रखना है कि वंडरवाल फोर्सेस होती हैं एक, जो वीक होती हैं काफ़ी, इससे जो है हमारा पॉलीमर्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में हेल्ड रहते हैं, ठीक है। और इनके अंदर क्या होती है, लो इलास्टिसिटी होती है, और इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं ब्यूना एस, ब्यूना एन, या फिर नियोप्रीन। इनके स्ट्रक्चर मैं आपको बताने वाला हूँ साथ साथ में। तो उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारे पास फाइबर्स। तो अब देखो फाइबर्स क्या होते हैं, ये एक ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू हेल्ड होते हैं आपस में, ठीक है। जैसे वीक वंडरवाल फोर्स होती है, ऐसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड होती है जो एक प्रकार की मॉलिक्यूलर फोर्स है। तो इससे जो है हमारे हेल्ड होंगे पॉलीमर्स के यूनिट, और इनके अंदर क्या होगा, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी, और इनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट होंगे, यानी कि इनके अंदर स्ट्रेंथ जो है काफ़ी ज़्यादा होगी, और इनके जो मेल्टिंग पॉइंट है, अगर इनको हम लोग मेल्ट कराना चाहेंगे तो ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर मेल्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर क्या है, नायलॉन की एग्जांपल है, पॉलिस्टर की है, सिल्क है, वूल है, तो ये भी आप लोग जानते हैं, वूल है, सिल्क है, या फिर पॉलिस्टर वगैरह। तो ये हमारे आते हैं फाइबर्स के अंदर। तो देखो हमारे पास नेक्स्ट आता है थर्मोप्लास्टिक्स। अब देखो थर्मोप्लास्टिक्स जो है वो ऐसे पॉलीमर होते हैं जिनकी मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो इलास्टोमर्स और फाइबर्स के बीच की होती है, यानी कि इंटरमीडिएट फोर्सेस होती है, ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना बहुत ज़्यादा वीक, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली ये बहुत सारा सॉफ्ट होते हैं, और इनको हम लोग रीमोल्ड कर सकते हैं हीटिंग से। जैसे आपको एग्जांपल मैं बताऊं कि हम लोग बहुत बार जो है कबाड़ी वाले को जो है बहुत सारा प्लास्टिक जो है दे देते हैं। क्यों दे देते हैं, क्योंकि उससे क्या करता है, वो रीमोल्ड करता है उसको, और उससे जो है वापस अलग अलग प्रकार के जो हैं वो आइटम्स बना देता है, ठीक है ना। अब होता क्या है बेसिकली, कि वो आपको जानना है कि वो किस प्रकार का प्लास्टिक है, तो वो बेसिकली होता है थर्मोप्लास्टिक, ठीक है ना, जिसको हम लोग रीमोल्ड कर सकते हैं। तो इसके अंदर एग्जांपल्स आ जाती है हमारे पास पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलीस्टायरीन, पॉलीप्रोपीन, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोगों ने देखा होगा कि घर के अंदर जितने भी आपके पास बकेट्स होती हैं, पाइप्स होती हैं प्लास्टिक की, या फिर टॉयज होते हैं कुछ, तो वो सारे के सारे इन्हीं प्लास्टिक से बने होते हैं, यानी कि थर्मोप्लास्टिक से बने होते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास थर्मोसेटिंग। अब थर्मोसेटिंग का मतलब क्या हो गया, कि जो एक बार जो विद टेम्परेचर जो है सेट हो गए अगर, ठीक है ना, सॉलिडिफाई हो गए अगर, रिजिड बन गए, तो उसके बाद वापस जो है वो सॉफ्ट नहीं होंगे, यानी कि उनको रीमोल्ड नहीं किया जा सकता। तो देखो कैसे होते हैं, दीज आर द हार्ड रिजिड क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स, दे कैनॉट बी रीमोल्डेड वंस सेट इनटू डिजायर्ड शेप। मतलब अगर इनको एक बार अगर हम लोग क्या कर दें, कि एक बार इनको प्रॉपरली जिस शेप में हमने रखना है उसमें रख देंगे, तो उसके बाद इनको रीमोल्ड हम लोग नहीं कर सकते, यानी कि इनको विद टेम्परेचर इनको पिघला के वापस कोई दूसरी शेप नहीं बना सकते। तो इसमें हमारे पास एग्जांपल आती है मेलामाइन की, या फिर बेकलाइट की। अब देखो जैसे बेकलाइट है हमारे पास, तो इसके हमारे पास जो है घर के अंदर कप्स या प्लेट्स वगैरह जो है वो बनती हैं। तो अगर उन कप्स या प्लेट्स को अगर हम लोग तोड़ दें, तो वापस जो है उनसे हम लोग रीमोल्ड करके नई प्लेट्स नहीं बना सकते। लेकिन अगर हमारे पास कोई पॉलीथीन या पीवीसी से कोई चीज़ बनी हुई है, तो उसको वापस हम लोग रिमोल्ड कर सकते हैं। तो इसके अंदर जैसे एग्जांपल मैं बता दूं, हमारे पास ये फेविकोल वगैरह जो होता है, वो भी एक प्रकार का हमारे पास क्या है, पॉलीमर है। वो कैसा है, थर्मोसेटिंग। एक बार वो सेट हो गया तो उसके बाद वापस उसको रीमोल्ड हम लोग नहीं कर सकते हैं।
ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास आती है यहाँ पे एक ट्यूबुलर फॉर्म। मैंने यहाँ पे अलग अलग पॉलीमर्स की बताई है और उनके अंदर मोनोमर यूनिट कौन सा है, यानी कि स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट जो होता है वो कौन सा है, और साथ में उसका यूज़ क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास रबर। ठीक है, अब जो हमारे पास रबर होता है ये बेसिकली बना होता है, इसके अंदर आइसोपेरीन होता है जिसका स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, और साथ ही मैंने इसका नाम भी यहाँ पे दिया हुआ है 1,2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइईन। ठीक है, उसके बाद इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, जितने भी आपके गाड़ियों के टायर्स होते हैं या फिर कन्वेयर बेल्ट्स जो होती हैं, मशीनों के अंदर कन्वेयर बेल्ट लगी होती है, तो ये सारी की सारी चीज़ें किससे बनती हैं, हमारे रबर से बनती हैं। और उनके अंदर रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट कौन सा होता है, आइसोपरीन, और जिसका आपने नाम भी यहाँ पे देखा। उसके बाद है ब्यूना एस। अब ब्यूना एस के अंदर होते हैं 2 सब यूनिट्स। ठीक है, अब 2 कौन कौन से हैं, पहला है 1,3-ब्यूटाडाइईन और दूसरा होता है स्टायरीन। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए यहाँ पे। उसके बाद इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है तो वो भी आप लोग देख लीजिए। सिंथेटिक रबर जो होता है हमारे पास उसमें होता है, या फिर जो आपका च्युइंग गम जिसको आप लोग बबल गम बोलते हैं, तो वो भी जो है वो ब्यूना एस होता है आपका। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास टेफ्लॉन। अब टेफ्लॉन के अंदर जो मोनोमर होता है वो होता है टेट्राफ्लोरोइथेन। क्या होता है, टेट्राफ्लोरोइथेन। और ये किसके लिए आता है, मेनली जितने भी आपके अंदर घर के अंदर नॉन स्टिक जो आपके कुकवेयर्स होते हैं ना, ऐसे बर्तन जिनको हम लोग कहते हैं नॉन स्टिकी, यानी कि बीच में अगर तेल डालेंगे तो वो तेल जो है उसकी सरफेस के ऊपर चिपकेगा नहीं, तो वो होते हैं हमारे नॉन स्टिकी यूटेंसिल्स या फिर कुकवेयर्स। तो उनको बनाने के लिए जो है बेसिकली एक पॉलीमर है हमारा टेफ्लॉन, उसकी कोटिंग जो है उस बर्तन के ऊपर अप्लाई की जाती है जिससे वो हमारा नॉन स्टिकी बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बेक लाइट। तो बेक लाइट भी जो है ये बनता है फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड को मिला करके, और इसका इस्तेमाल होता है आपके जितने भी प्लास्टिक के स्विचेस हैं या मग हैं, बकेट्स हैं, प्लेट्स हैं, या आपके कप्स वगैरह भी होते हैं, तो ये सारे के सारे बनते हैं बेक लाइट से। ठीक है, उसके बाद हमारे पास पीवीसी जिसको हम लोग कहते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है सायानाइड, तो यहाँ आएगा क्लोराइड। ठीक है गाइस, तो इसको प्लीज़ आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे अगर तो इसको ठीक लिखेगा। ये यहाँ पे सायानाइड नहीं है, यहाँ पे क्या है, क्लोराइड, यानी कि Cl है यहाँ पे। ठीक है, विनाइल क्लोराइड, तो इसका नाम होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। और इसके अंदर जो मोनोमर है वो कौन है, विनाइल क्लोराइड। ठीक है, उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, पीवीसी का। देखो जितनी भी आपकी ट्यूब्स होती हैं या पाइप्स होती हैं, ये सारी की सारी बनती हैं हमारी पीवीसी से। आपने सुना भी होगा पीवीसी पाइप, टीवी के अंदर ऐड भी काफ़ी बार आती है पीवीसी पाइप्स की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास नॉयलन। तो नॉयलन जो होता है ये होता है बना होता है कैप्रोलेक्टम, जिसका आप स्ट्रक्चर यहाँ पे देख लीजिए। और इसको इस्तेमाल कहाँ कहाँ लाते हैं, जैसे फैब्रिक होता है हमारे पास, यानी कि कपड़ा वगैरह बनता है, प्लास्टिक का कपड़ा। ठीक है, उसके बाद रोप्स वगैरह जो हैं वो इससे बनाई जाती हैं। ठीक, तो अब नेक्स्ट देखो हमारे पास एक ऐसा पॉलीमर है जिसका नाम है पॉलीथीन, जिसका हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, खास तौर से जो आपके पैकेजिंग के लिए या फिर आपकी जो लिफाफे होते हैं, ठीक है ना, पॉलीथीन बैग्स या और भी काफ़ी सारी आइटम्स जो है बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो देखो हमारे पास क्या आता है, पॉलीथीन जो है वो बेसिकली 2 टाइप का होता है। ठीक, एक होता है लो डेंसिटी पॉलीथीन, एक होता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। अब दोनों के अंदर क्या है, सिर्फ डेंसिटी का फ़र्क होता है और इनकी थोड़ी प्रॉपर्टीज़, लेकिन इनका जो बेसिक मटेरियल होता है जिससे ये बने होते हैं वो सेम रहता है। ठीक है, फ़र्क कहाँ होगा, इनकी डेंसिटी पे होगा। ठीक है, और साथ में इनकी प्रॉपर्टीज़, तो उसी चीज़ को हम लोग देखेंगे। अगर हमें बनाना है लो डेंसिटी का, ठीक है, लो डेंसिटी का पॉलीथीन बनाना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पॉलीमराइजेशन करेंगे इथीन की। अब इथीन क्या होता है हमारे पास, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीथीन। तो यहाँ पे देखो, अगर हम लोग n नंबर ऑफ पॉलीथीन ले लेंगे, यानी कि बहुत सारे पॉलीथीन ले लेंगे, n जो है वो एक नंबर होगा, तो उसको हम लोग करेंगे पॉलीमराइज, यानी कि उनको जो है किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 350 से लेकर के 750 तक का जो केल्विन का जो टेम्परेचर होगा, और साथ में 1000 से लेकर 2000 ATM का प्रेशर होना चाहिए। तो इस टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर अगर हम लोग इथीन को जो है पॉलीमराइज करेंगे तो हमारे पास बनेगा पॉलीइथीन। ठीक है, तो ये जो हमारा पॉलीथीन बनेगा ये होगा हमारा लो डेंसिटी का। ठीक है, अब देखो लो डेंसिटी का जो पॉलीथीन होता है ये होता है केमिकली इनर्ट, यानी कि ये किसी भी चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं करता। उसके बाद सॉफ्ट होता है,
फ्लेक्सिबल भी होता है और साथ ही साथ वेरी पोअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को भी ये ना के बराबर कंडक्ट करता है। इसीलिए इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है कि जितने भी आपकी प्लास्टिक की वायर्स होती हैं उनके ऊपर जो इंसुलेशन होता है वो हमारा पॉलीथीन होता है। उसके साथ साथ हमारे पास जो स्क्वीज बॉटल्स होती हैं, आपने देखा होगा ना, कुछ दबाने वाली बॉटल्स होती हैं, तो उनके अंदर भी इस्तेमाल होता है। टॉयज़ हैं या फिर फ्लेक्सिबल पाइप्स हैं, तो उनके अंदर जो है हमारे पास लो डेंसिटी का जो पॉलीथीन है उसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हमारे पास हाई डेंसिटी का, तो इसको भी सेम प्रोसेस से बनाया जाता है, लेकिन इसके लिए हमारे पास टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन थोड़ी अलग रहती है, जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद ये होता कैसा है, मैंने बोला आपको कि प्रॉपर्टीज चेंज होंगी इन दोनों की। तो ये होता है टफ, ठीक है ना, ऊपर वाला जो था वो सॉफ्ट था, अब ये टफ है और हार्ड है। और साथ ही साथ अगर हम लोग हाई टेम्परेचर के ऊपर भी इसको रखेंगे तो ये आसानी के साथ मेल्ट नहीं करता है। और इसका इस्तेमाल होता है हमारी प्लास्टिक की शीट्स, प्लास्टिक के बोर्ड्स या और भी दूसरे मटेरियल्स को बनाने के लिए। तो प्लीज़ गाइस इस चीज़ को भी आप लोग देख लीजिएगा, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी पॉलीथीन के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास आते हैं यूजेस ऑफ पॉलीमर्स। तो यूजेस हमने काफ़ी सारे पहले ही पढ़ लिए हैं, लेकिन फिर भी आप लोग देख लो, यहाँ पे मैंने स्पेशली मेंशन किया हुआ है पॉलीमर के साथ। तो आप लोग देखिए, जैसे पॉलीप्रोपाइलीन है, इसको बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ किया जाता है, जैसे टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, पैकेजिंग मटेरियल, स्टेशनरी आइटम्स, प्लास्टिक्स, ठीक है। उसके बाद एयरक्राफ्ट के जो पार्ट्स होते हैं, टॉयज़ वगैरह, कहाँ इस्तेमाल होता है, पॉलीप्रोपाइलीन का। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीस्टायरीन। तो पॉलीस्टायरीन जो है इसका इस्तेमाल होता है मतलब एक प्रकार का बहुत ज़्यादा कॉमन प्लास्टिक है ये हमारा, और इसका इस्तेमाल होता है पैकेजिंग के लिए, बॉटल्स, टॉयज, कंटेनर्स, ट्रेज, डिस्पोजेबल ग्लासेस या फिर प्लेट्स वगैरह बनाने के लिए। उसके साथ साथ जो आपके टीवी के जो कैबिनेट्स होते हैं, लिड्स होती हैं, तो इस जगह जो है पॉलीस्टायरीन का इस्तेमाल होता है। उसके बाद आता है पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो मैंने आपको पीछे भी बताया। तो इसका जो है कुछ क्लॉथिंग वगैरह, जैसे आप लोगों ने सुना होगा पीपीई किट्स होती हैं जो आपकी, ठीक है ना, आजकल कोरोना चल रहा था उसके अंदर पीपीई किट्स जो हैं, तो उसमें जो वो क्लॉथिंग बनाई जाती है वो बेसिकली किसकी होती है, पीवीसी की होती है, ठीक। उसके बाद कुछ फर्नीचर के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ डोर्स या विंडोज़, उसके अंदर भी आजकल जो है प्लास्टिक के डोर और विंडोज़ हमारे बन के आ रहे हैं पीवीसी के। उसके साथ साथ जो है अपने विनाइल फ्लोरिंग सुना होगा, आजकल बहुत सारे अच्छे अच्छे पैटर्न के जो हैं फ्लोर्स देखे होंगे आप लोगों ने, तो उसके ऊपर जो है बेसिकली वो एक शीट डाली जाती है जो बनी होती है हमारी विनाइल की, ठीक है ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड की। या फिर सीवेज की पाइप्स जो होती हैं वो भी सारी की सारी पीवीसी पाइप्स होती हैं। उसके साथ साथ इसको एज ए यूज़ किया जाता है इंसुलेटर इन इलेक्ट्रिकल केबल्स, यानी कि बिजली की तारों के बीच में एज ए इसको इंसुलेशन का मटेरियल जो है इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है हमारे पास यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन्स। तो इसको एडहेसिव बनाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। एडहेसिव यानी कि जो गम टाइप के जो मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, मोल्ड हो गए, लेमिनेटेड शीट्स हो गई, अनब्रेकेबल कंटेनर्स हो गए, तो इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, किसके द्वारा किया जाता है, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन्स के द्वारा। उसके बाद है बेकलाइट, तो ये भी मैंने आपको बताया, स्विचेस, कप्स, प्लेट्स, टॉयज, फायर आर्म्स, इंसुलेटर्स, कंप्यूटर डिस्क, तो ये सारी चीज़ें बेकलाइट से बनाई जाती हैं। लास्ट में हमारे पास टेफ्लॉन, तो टेफ्लॉन भी मैंने आपको बताया कि नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके साथ साथ टेफ्लॉन की कोटिंग जो है हमारी व्हीकल्स के ऊपर अप्लाई की जाती है ताकि उसके ऊपर स्क्रैचेस ना पड़े, या फिर कोई दूसरी भी मटेरियल ऐसे हो सकते हैं जिनके ऊपर हम लोग टेफ्लॉन की कोटिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, और उससे क्या होगा, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई स्क्रैच जो है वो नहीं पड़ेगा। ओके गाइस, तो यही था आज का हमारा टॉपिक पॉलीमर्स। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, और साथ ही अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दो यार, आने वाली वीडियोस के भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।